हेलो गाइस, वेलकम टू बैक आवर चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर। हमारी जो कंसेप्ट सीरीज चल रही है, बेसिक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके कंसेप्ट सीरीज जो हमारी चल रही है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और 3 क्लासें इस सीरीज की हो चुकी हैं। अब ये जो क्लास होने वाली है ये 4th क्लास यहाँ पर होने वाली है और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक हम यहाँ पर चल रहा है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट को बच्चों हम बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल्ड चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ऐसा नहीं है कि इसको हमने 1 या 2 क्लासेस के अंदर फिनिश कर दिया है। पूरा की पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। और मैंने कहा है आपसे कि जो 10th वाले स्टूडेंट हैं और 11th 12th के अंदर और जो नीट वाले स्टूडेंट हैं जो शुरुआत कर रहे हैं नीट करने की या 11th 12th लेने की, तो वो अपना अगर बेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें, हमारे चैनल से जुड़ें, उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी क्लासेज आती रहें उनका आपको पता लगता रहे। और मैं आपसे ये कहता हूं कि आप अगर इन क्लासेज को लेते हैं तो आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे ताकि आप जब क्लासेज में एडमिशन लोगे तो आपको लगेगा कि हमको बहुत कुछ आता है। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करते रहिए और क्लासों को लेते रहिए और उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मैं जो भी समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम वापस से इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट की ये जो क्लासेज होने वाली है ये 4th क्लास होने वाली है। तो हम प्रीवियस क्लासेज में बात कर रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे थे। इसके अंदर हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन और कार्ब एनाइन का जो ऑर्डर था और वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट किस प्रकार से वर्क करता है उसको हमने समझ लिया। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बताता चल रहा हूं कि इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ऐसे कैसे वर्क कर रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म। इसके बाद हम IUPAC नोमेनक्लेचर भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर कराना चाहता हूँ। तो शुरुआत कर रहे हैं हम इंडक्टिव इफेक्ट की और इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं मैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हम एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो यहां पर जो 2 एप्लीकेशंस थे वो हम पूरे कर चुके हैं, एक तो कार्बोकैटाइन वाला और कार्ब एनाइन वाला। ज्यादा टाइम में आपका नहीं लूंगा, इसीलिए मैं पहले से ही बोर्ड पर यहां पर राइट करके लाया हूं। तो नंबर 3 है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन क्या होता है, उसी प्रकार फ्री रेडिकल क्या होता है। देखिए यहां पर कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन यहां से अटैच्ड हैं कार्बन से। ठीक है, और 4 हाइड्रोजन ही क्यों अटैच्ड है, क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 होती है, इसीलिए इससे 4 ग्रुप ही अटैच हो सकते हैं। तो यहां पर कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 ग्रुप यहां पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां से हम फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो फ्री रेडिकल में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो बॉन्ड है ये है कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड होता है बच्चों वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड जो है यहां पर है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। क्या है यहां पर, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, या आप इसको बोल सकते हो सिग्मा बॉन्ड। क्या बोल सकते हो, सिग्मा बॉन्ड। आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने यहां इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि फ्री रेडिकल स्पीसीज का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है कि इस सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं। तो ये जो हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के बाहर निकल जाता है और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास रह जाता है, कार्बन के पास रह जाता है। और उसके बाद ये जो स्पीसीज बनती है, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिमूव हो रहा है और उसके बाद जो स्पीसीज बन रही है इसको बोलते हैं हम क्या, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल बोलते हैं। और मैंने आपको बोला है कि कंप्लीट ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट वो होता है बच्चों कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जिसकी आउटर मोस्ट सेल में, जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट माना जाता है। लेकिन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आप काउंट कर सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर टोटल जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट पाया जाता है, जो कि सेम है कार्बोकैटाइन की तरह। कार्बोकैटाइन का जो ऑक्टेट था वो भी क्या था, इनकम्प्लीट था। और यहां पर इसका भी जो
ऑक्टेट है वो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहां पर पाया जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना मैंने आपको बता रखा है मेरी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ये सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं मैं, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, मैंने आपसे बताया था कि ओनली आपको सिग्मा जो बॉन्ड हैं उनके नंबर काउंट करने हैं। तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 3, यानी कि एक s है और 2p है, तो दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो संकरण कौन सा हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको एक नोट लगा रखा है यहां पर कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल का, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम एज कार्बोकैटायन। मैंने आपको बताया है कि कार्बोकैटायन का भी ऑक्टेट क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है, प्रीवियस क्लासेस में आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। और इसका भी ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी कि जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा वो किसके समान रहेगा, कार्बोकैटायन के। और कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था, जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन था वो सबसे ज्यादा स्टेबल था। और क्यों स्टेबल था ये मैंने आपको उस क्लासेज में बता रखा है। तो यहां पर इसके कार्बोकैटायन के समान यहां पर इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 2 डिग्री फ्री रेडिकल, फिर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और फिर सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, क्या हो जाएगा, सुपर 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है। यही जो ऑर्डर था स्टेबिलिटी का वो किसमें था, कार्बोकैटायन में। तो कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 जो एप्लीकेशन है इसके बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, देखिए एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एल्किल हैलाइड होता है वो क्या होता है। देखो एल्किल, एल्किल ग्रुप बोला जाता है, जैसे कि मैं यहां पर शो करना चाहूंगा आपको, RCl में यहां पर लिख रहा हूं। तो ये जो R है ये किसको शो कर रहा है, यहां पर एल्किल को बता रहा है। किसको बता रहा है, ये एल्किल को बता रहा है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, CH3 लिख सकता हूं, CH3Cl। कई बार मैंने इस एग्जांपल को आपके सामने यहां पर रखा है और समझाया है इस चीजों को। तो एल्किल का मतलब क्या होता है कि जो कार्बन चेन है, जैसे कि मैंने यहां पर क्या रखा है, CH3 रखा है, ठीक है। तो CH3 यहां पर किसको शो कर रहा है, एल्किल को। और ये जो क्लोराइड है इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। ये हैलोजन में आते हैं, क्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, हैलोजेंस के अंदर आते हैं और इनको बोला जाता है हैलाइड। जिस प्रकार इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, एल्किल बोला जाता है, उसी प्रकार जो ये जो आते हैं हैलोजन एटम उनको क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं। तो ये एल्किल हुआ और ये हैलाइड हुआ, तो ये क्या होता है, एल्किल हैलाइड होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, ठीक है। तो ये जो स्पीसीज है यहां पर ये क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं जैसे कि RCl है मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर जो एल्किल हैलाइड होता है, जैसे कि RCl है, ठीक है, RCl है। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं ये जो रिएक्शन शो करते हैं, जो मेन जो रिएक्शन होती है ये होती है इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए रिएक्शन 2 टाइप की होती हैं। एक होता है, यहां पर मैं आपको 2 प्रकार की रिएक्शंस बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर केवल आपको 2 ही रिएक्शंस काम आ रही हैं। जब हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर बताऊंगा कि रिएक्शन के क्या टाइप होते हैं और उनके अंदर भी कितने टाइप होते हैं। लेकिन यहां पर मैं आप 2 रिएक्शंस की चर्चाएं करना चाहूंगा। एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, योग होना। एडिशन के नाम से पता चल रहा है योग होना, यानी कि यहां पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक जो स्पीसीज है उसका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहां पर जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन, यानी कि अपनी जगह से हटा देना, अपनी जगह से रिमूव कर देना और उसकी जगह कोई और ग्रुप आ जाना। यानी कि यहां पर क्या होगा, कोई भी ग्रुप है जैसे कि क्लोरीन है, ये क्लोरीन ग्रुप का क्या हो जाता है, यहां से सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है कौन, क्लोरीन ग्रुप। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होता है, योग होता है। मैं आपको यहां पर समझाता जाऊंगा, जैसे जैसे ये आती जाएंगी
आपको पता लगता जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, उनकी जो मूलभूत रिएक्शन है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे कि मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हम ले रहे हैं यहां पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या है ये, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। यहां पर क्या है ये, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना कैसे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बना कैसे, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, उसके अंदर नाभिक होता है। तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है, यानी कि जिस पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे कि मैं यहां पर क्या मान रहा हूं, क्लोरीन मान रहा हूं। भाई नेगेटिव चार्ज होगा जब ही तो वो किससे जुड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज वाले से जुड़ पाएगा। और पॉजिटिव चार्ज वाले से क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि ये नाभिक स्नेही, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है हमारे एटम के अंदर उससे जाकर के जुड़ेंगे। और पॉजिटिव चार्ज से कौन जुड़ सकता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाला। और नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज यहां पर हमको लेनी पड़ेंगी। तो यहां पर जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज आती है तो ये किस पर अटैक करेगी बच्चों, हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और यहां से ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। और यहां पर आपका जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो बन जाता है। क्या बन जाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो कुल मिलाकर के बात में आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस हाइड्रोजन को किसने हटा दिया है, क्लोरीन ने रिमूव कर दिया है, या क्लोरीन ने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि ये किससे किससे प्यार करता है बच्चों, ये किससे प्यार करता है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है बच्चों। सीधी सीधी बात हिंदी के अंदर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो ये नेगेटिव चार्ज किससे प्यार करेगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से प्यार करने वाला है। तो ये क्या करेगा बच्चों, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज से जाकर के अटैक करता है और इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और यहां पर क्या बन जाता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए आप रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। देखिए एल्किल हैलाइड शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं, मैंने आपको बता दिया है बच्चों क्यों शो करते हैं। ठीक है, आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसके अंदर क्या होगा, ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वो 2 स्टेप में होती है बच्चों। सबसे पहले तो फॉर्मेशन होता है कार्बोकैटायन का, किसका फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या बनती है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 स्टेप में होती है, जैसे हम रिएक्शन पढ़ेंगे उसके अंदर में बताऊंगा। बस आप ये ध्यान रखना कि यहां पर किसको, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। देखिए कैसे होता है, यहां पर 3 डिग्री कार्बन है, देखो CH3 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 और H। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव। और क्या बनता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहां पर बन जाता है। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने के बाद यहां से क्या रिमूव होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने के बाद यहां पर क्या आकर के अटैच होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक जो ग्रुप है, यानी कि जो नाभिक से स्नेह करता है, यानी कि क्लोरीन इससे आकर के अटैच हो जाता है। तो एक स्टेप में तो कार्बोकैटायन बना और दूसरे में क्या बन गया है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। यानी कि यहां पर ये जो है ये इंटरमीडिएट का वर्क करता है। क्या करता है, इंटरमीडिएट का वर्क करता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो किस पर, किसके समानुपाती होगी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी रहेगी
उस पर डिपेंड करेगा किसकी रिएक्टिविटी, एल्किल हैलाइड की। और स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर सुपर 1 डिग्री होता है। तो यहां पर क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं रिएक्टिव, यानी कि मैं बात करना चाहूंगा कि जो एल्किल हैलाइड है, ये जो एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी बच्चों, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या बन रहा है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल रहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो रिएक्टिविटी का क्रम है वो कैसे हो जाएगा या किसके समान रहेगा, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड यहां पर किसके समानुपाती रहेगी या प्रोपोर्शनल रहेगी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के समानुपाती रहेगी, इंटरमीडिएट के प्रोपोर्शनल रहेगी। और इंटरमीडिएट यहां पर क्या बन रहा है बच्चों, कार्बोकैटायन बन रहा है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो ये आपको यहां पर जो याद रखने लायक चीज क्या है, यहां पर याद रखने लायक चीज यही है। अगर आप इस चीज को ध्यान रख लेते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है कि रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। इन चीजों को तो आपको अलग से जो नोटबुक है उसमें नोट करके रख लीजिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि ये जो एल्किल हैलाइड है, ये जो हैलाइड है, ये यहां पर देखिए आप, ये जो कार्बन है ये कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलेंगे, इसको 2 डिग्री बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री, और उसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड। आगे मैं बात करना चाहूंगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, देखो कार्बोनिल कंपाउंड होता है जैसे कि C डबल बॉन्ड O, एक कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा। और आपको पता होना चाहिए बच्चों, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। पूरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या केमिस्ट्री के अंदर आपको ये 3 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। उसके बाद आपको कभी भी किसी भी चीज की स्ट्रक्चर बनाने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑक्सीजन कितने, 2 बॉन्ड यहाँ पर बना लिए हैं, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 2 बॉन्ड यहाँ पर बना रखे हैं। तो ये 2 बॉन्ड यहाँ पर हम इधर से शो कर देते हैं कि किसी ना किसी ग्रुप से इसने 2 बॉन्ड बना रखे होंगे। तो ये क्या बन गया है, ये है कार्बोनिल ग्रुप। क्या है ये कार्बोनिल कंपाउंड है। क्या है ये, कार्बोनिल कंपाउंड। और जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ये जो रिएक्शन शो करते हैं, ये रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशन का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या होगा, एडिशन होगा, योग होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप का क्या होगा, यहां पर एडिशन होगा, जुड़ाव होगा, यहां पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, प्रतिस्थापन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर बताया है कि डबल बॉन्ड का मतलब है कि यहां पर एक तो पाई बॉन्ड है और एक जो बॉन्ड है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, सिग्मा बॉन्ड, मैंने आपको बताया ही है। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 2 पाई बॉन्ड होंगे और एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड यहां पर अवेलेबल रहेगा। तो क्या होता है कि यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि यहां पर क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बॉन्ड को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो कार्बन होता है उस पर पार्शियली क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इसके कारण क्या होता है बच्चों कि जो न्यूक्लियोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक मैंने आपको बताया क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज से स्नेह करता है वो होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक। यानी कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज किस पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक यहां पर आएगा और न्यूक्लियोफिलिक किस पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जब ही तो वो किससे जुड़ पाएगा, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ पाएगा। ठीक है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं।
तो डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो डिफरेंट चार्ज अपने आप को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, और जो न्यूक्लियोफिलिक है ये किस पर अटैक कर देता है, सीधा कार्बन पर अटैक कर देता है। ठीक है, कार्बन पर अटैक कर देता है तो ये कार्बन से जाकर के यहाँ पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। यहां से कोई भी चीज बाहर नहीं निकली है। देखिए सी डबल बॉन्ड O था और 2 बॉन्ड इधर खाली थे, यहां पर भी C है, O है और 2 बॉन्ड हैं। बस एक नई चीज यहां पर आकर के जुड़ गई है, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप जिसको हम बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं बच्चों, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करने के कारण यहां पर न्यूक्लियोफिलिक का क्या होगा, एडिशन होगा। तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कार्बोनिल ग्रुप में हुआ क्या है, कार्बोनिक ग्रुप में ये हुआ है बच्चों कि एक पाई बॉन्ड टूटा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। कितने बॉन्ड बने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं बच्चों। देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड था, मैंने कहा था आपसे, लेकिन यहां पर अब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, यानी कि एक पाई बॉन्ड यहां से टूट गया है और 2 कितने बॉन्ड बन गए हैं, सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं। ये डेफिनेशन होती है किसकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक पाई बॉन्ड टूटता है और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो कौन सी रिएक्शन मानी जाती है, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और कौन शो करता है, कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि कार्बोनिल कंपाउंड शो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सही है, क्यों करते हैं मैंने आपको वहां पर समझा दिया है। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, यहां पर क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक यहां पर अटैक करता है, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो उसके बाद ये न्यूक्लियोफिलिक यहां किससे आकर के अटैच हो जाता है, कार्बन से, क्योंकि कार्बन पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की स्पीसीज यहां पर बनती हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप अगर बचता है तो इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला जो ग्रुप है वो किस पर अटैक करेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज वाले पर। तो ऑक्सीजन से ही क्या जुड़ पाएगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप है वो जुड़ जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसका स्टेबिलिटी और जो ऑर्डर है या स्टेबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी। देखिए बच्चों, इस कार्बन पर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ज्यादा अटैक कौन कर पाएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप कर पाएगा। भाई नेगेटिव चार्ज वाला किस पर अटैक करता है, पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो जो न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है वो बहुत जल्दी से अटैक कर पाएगा। यानी कि इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक का जो अटैक है वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो यदि इस पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि उस पर न्यूक्लियोफिलिक आसानी से क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करेगी, पॉजिटिव चार्ज ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यानी कि यहां पर ये जो कार्बन है ये इसके अंदर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। sp2 क्यों है, मैंने आपको बताया है, सिग्मा बॉन्ड देखिए, सिग्मा बॉन्ड कितनी है, 1 2, और इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है बच्चों। मैंने आपको बताया, ऐसे मत सोचना, ऐसे नहीं सोचना है आपको कि 4 बॉन्ड है, इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो यानी कि 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड जब होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा बच्चों, स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम यहां पर देख सकते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है, देखिए यहां पर CCl3 ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -I इफेक्ट शो करता है, और -I इफेक्ट वाला ग्रुप क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और यहां पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन का जो I इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मैंने आपको नोट लगा करके प्रीवियस क्लासेस में बताया था। ठीक है, तो यहां इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज को वापस कौन खींच रहा है, CCl3 खींच रहा है। यानी कि पहले से ही पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, पहले से ही इस पर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स को और खींचा जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू ये। ऐसा क्यों, यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन का इफेक्ट तो क्या होता है बच्चों, 0 होता है, लेकिन यहां पर तो क्या है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, इससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा।
जबकि इससे इसके कंपेयर टू कम आएगा। यहां पर हम देखें अगर तो CH3 और H, और मैंने आपको बताया है कि जो CH3 ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। मेरी आप प्रीवियस क्लासेस के अंदर जाकर के देख सकते हो बच्चों, ठीक है। और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, किस पर करेगा, कार्बन पर, और कार्बन पर इसके कारण क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर पहले से कमी है, और कमी वाले को अगर इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज की मात्रा कम होगी या बढ़ेगी बच्चों, कम होगी, और कम होगी तो फिर इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद यहां दो CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी कि दोनों ग्रुप क्या हैं, प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो करने के कारण दोनों की दोनों ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देने का वर्क करेंगे, तो चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहां पर चार्ज की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, यहां पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा इसके कंपेयर में कम होगी, यहां पर इसके कंपेयर में और कम होगी, और यहां पर बिल्कुल कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, जितना ज्यादा इस पर चार्ज रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, कौन, कार्बोनिल कंपाउंड। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। और नंबर 6 जो एप्लीकेशन है वो है स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक। जो एसिडिक हो और बेसिक, देखो बच्चों इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले देखिए भाई एसिड क्या होता है, एसिड की डेफिनेशन क्या होती है, आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा एसिड की डेफिनेशन और बेस की डेफिनेशन, ठीक है। जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कड़वे होते हैं, ये डेफिनेशन यहाँ पर नहीं चलती है बच्चों। 11th 12th के अंदर कंसेप्ट पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड क्या होते हैं बच्चों, ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो H+ को डोनेट करते हैं और Lp को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जो H+ को तो त्याग करते हैं, और Lp जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ये तो क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। और जो H+ को तो क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, और Lp का क्या कर देंगे, त्याग कर देंगे, वो क्या कहलाएंगे, आपके बेस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पता लगाना चाहूं किसी भी कंपाउंड के अंदर, तो उसकी जो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये -I इफेक्ट। उसके अंदर जितना ही -I इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे बच्चों, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रहेगी। और बेसिक स्ट्रेंथ की मैं कहा प्रोपोर्शनल होता है -I इफेक्ट और +I इफेक्ट अपॉन -I इफेक्ट, यानी कि +I इफेक्ट वाले ग्रुप जितने ज्यादा होंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, उतनी ही ज्यादा रहेगी बच्चों। तो ये हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के जो एप्लीकेशंस थे वो पूरे की पूरी फिनिश हो चुके हैं बच्चों। और अब हमारा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कंप्लीटली पूरा हो चुका है। अब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे कि एग्जाम में कैसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है बच्चों। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, आप 11th 12th में हो और आप इंडक्टिव इफेक्ट को वहां पर इंप्लीमेंट करना चाहते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी तक हमने जितनी 4 क्लासेज ली हैं उन क्लासेज को देखिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपको वो क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे बच्चों। तो अगली जो क्लासेज होने वाली हैं वो इंडक्टिव इफेक्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे बच्चों। और अगर आपने हमारी क्लासेज ली हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और मैं आपको एक और चीज यहां पर बताना चाहूंगा कि जो चार्ज होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्टेबिलिटी होती है, वो इन प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज के। यानी कि चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन कोई ऐसा एटम है जिसकी En बहुत ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैं कहूं यहां पर कि ऑक्सीजन है, ठीक है, और नाइट्रोजन है। तो किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की तुलना में क्या है, कंपेयर टू ज्यादा है, किसकी, ऑक्सीजन की। तो इस पर जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज वो ज्यादा स्टेबल रहने का प्रयास करेगा, और इस पर जो चार्ज है वो क्या रहने का प्रयास करेगा, कम स्टेबल रहने का प्रयास करेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं
उनको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर लेंगे बच्चों, और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही कंसेप्ट को सीखने के लिए। और अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर डालें कि सर कुछ परिवर्तन करना है, तो हम वो परिवर्तन करेंगे बच्चों। और हमारी क्लासेज को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब मिलें, ताकि आपको डेली जो अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद बच्चों। अगर